अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इट इज़ ऑन द वोल्टेज कोलैप्स एंड हाउ इट इज़ अ थ्रेट टू द ट्रांसमिशन लाइन। इसीलिए एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है बाय द प्रेसिडेंट, वन ऑफ द वेरी नोन प्रेसिडेंट, saying that voltage collapse is still the biggest single threat to the transmission system. It's what wakes me at night. So what is the threat that we will be studying in this? प्रेजेंट डे जो हमारा पावर सिस्टम है वो ऑपरेट हो रहा है विच इज़ नियर बाय द स्टेबिलिटी लिमिट। वी नो दैट कुछ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, इसीलिए हमें उसको स्टेबिलिटी लिमिट्स के अंदर ही चलाना पड़ता है। ये जो आपका कोलैप्स होता है, वोल्टेज कोलैप्स, इट कैन टेक अप द कंप्लीट पावर सिस्टम और इट कैन मेक इट अनस्टेबल। ओके, तो अगर हमें उसे मेंटेन करना है, स्टेबल रखना है, सिक्योर ऑपरेशन अगर हमें चाहिए, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट इज़ वोल्टेज स्टेबिलिटी? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड हाउ वी कैन हेल्प इन गेटिंग द पावर सिस्टम टू बी स्टेबल। सो इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी। वोल्टेज स्टेबिलिटी जो है, द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज स्टेबिलिटी इज it is the ability of the power system to maintain steady state voltages at all the buses in the system after being subjected to disturbance from given initial operating point. Okay, तो ये पावर सिस्टम की वो एबिलिटी है जिससे कि एक स्टेडी स्टेट वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखता है सिस्टम में, इवन आफ्टर अगर आप कोई भी डिस्टर्बेंस एक इनिशियल पॉइंट में से सेंड करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, at the starting when disturbance occur, what will happen is it will go into the instability region, और जैसे ही instability region में जाएगा, अगर डिस्टर्बेंस आता है या कोई भी ओवरलोड डिमांड हो जाता है या ऑल्टरेशन इन द सिस्टम देखा जाता है, तो आप देखोगे कि कंटिन्यूसली वोल्टेज ड्रॉप आता है या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो सकती है पावर सिस्टम में। इसीलिए वोल्टेज स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एक सिस्टम है, आप उसको वोल्टेज स्टेबल तब बोल सकते हैं अगर उसका ऑपरेटिंग कंडीशन जो है हर एक बस पे, ओके, हर एक एवरी बस इन द सिस्टम, द बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज एज द रिएक्टिव पावर इंजेक्शन एट द सेम टाइम इज इंक्रीज्ड। अगर आप उसमें रिएक्टिव पावर बढ़ाते जा रहे हैं और एट द सेम टाइम अगर बस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप उस सिस्टम को स्टेबल बोल सकते हैं। और अगर एक सिस्टम अनस्टेबल कहाँ है कि अगर कोई भी एक बस है उसमें अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, जब आप उसमें रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करते जा रहे हैं सेम बस में, अगर उसमें द बस वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, देन यू कैन से दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा VQ सेंसिटिविटी है वो पॉजिटिव है हर एक बस सिस्टम के लिए, अगर हमें वोल्टेज स्टेबल चाहिए, और VQ सिस्टम नेगेटिव है किसके लिए? जब वो सिस्टम वोल्टेज अनस्टेबल है उस वक्त। ओके, सो वोल्टेज इंस्टेबिलिटी टाइम फ्रेम्स एंड मैकेनिज्म जो है उसमें दो टाइप्स के हैं। पहला है ट्रांजिएंट वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज लॉन्गर टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटीज। नाउ ट्रांजिएंट वोल्टेज स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हमारा टाइम वेरी करता है फ्रॉम 0 to अबाउट से 10 सेकेंड्स, है ना, तो वोल्टेज कोलैप्स जो होता है ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे कि हमें पता है कि लार्ज इंडक्शन मोटर है या DC कन्वर्टर्स अगर हैं, उसमें अगर सडन वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डैमेज। ओके, सो ड्यूरिंग अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सिस्टम में कोलैप्स। जब भी इम्बैलेंस आपका 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाए। जैसे कि HVDC सर्किट है, वो क्या कॉज करता है? ट्रांजिएंट वोल्टेज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें जो कन्वर्टर्स हैं एंड इन्वर्टर्स हैं उनको बहुत सारा रिएक्टिव पावर चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट अ ट्रांजिएंट वोल्टेज स्टेबिलिटी। नाउ लॉन्गर टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी मतलब इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम होता है ये कुछ मिनट्स, जैसे कि 2 to 3 मिनट्स के लिए या ऑपरेटर इंटरवेंशन इज़ नॉट पॉसिबल, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि हाई लोड है या हाई पावर इंपोर्ट्स हो रहा है, रिमोट जनरेशन हो रहा है, सडन लार्ज डिस्टर्बेंस आ गया, तो इन सब केसेस में क्या होता है, आपका जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 2 to 3 मिनट्स। ओके,
नाउ द डिस्टर्बेंस कॉजेज, इस तरीके की डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत हाई रिएक्टिव पावर लॉसेस आ जाते हैं एंड उस एरिया में वोल्टेज सैगिंग भी हो जाता है। वोल्टेज सैगिंग इज सडन वोल्टेज ड्रॉप, ओके, फ्रॉम द रेटेड वोल्टेज। एंड ये जो सडन रैपिड डिके आया है या पार्शियल या कंप्लीट वोल्टेज कोलैप्स हुआ है वो उसमें आ जाता है, इट कम्स इनटू द सिस्टम। अब आप यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन ऑफ वोल्टेज स्टेबिलिटी टू रोटर एंगल स्टेबिलिटी, ओके। आप देख रहे हैं कि एक मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, एंड देयर इज अ लार्ज सिस्टम, ठीक है। सो लार्ज सिस्टम टू द लोड, नाउ हाउ मेनी वी कैन सी द disconnection of the two, machine to large system to the load. Now how does it work? अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हम बेसिकली रोटर एंगल स्टेबिलिटी एंड वोल्टेज एंगल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो रोटर एंगल स्टेबिलिटी मतलब अगर सिंक्रोनस मशीन को आप कनेक्ट करते हैं इन्फिनाइट बस से या लार्ज सिस्टम से, तब आपका रोटर एंगल स्टेबिलिटी कम्स इनटू पिक्चर। वोल्टेज स्टेबिलिटी कब आता है? जब एसिंक्रोनस लोड को आपने कनेक्ट किया है लार्ज सिस्टम से। Then rotor angle stability normally is concerned with integrating the remote power plant to a large system, and voltage stability is concerned with the load areas and load characteristic, okay. Rotor angle stability is basically a generator stability, जबकि voltage stability जो है वो एक load stability है, okay. अगर वोल्टेज कोलैप्स होता है ट्रांसमिशन में कोई भी ऐसे पॉइंट में जो कि रिमोट एरिया पे है लोड से, तो उसको हम बोलते हैं एंगल इंस्टेबिलिटी सिचुएशन। जब भी वोल्टेज कोलैप्स होता है किसी भी लोड एरिया में, वो बेसिकली आपका वोल्टेज इंस्टेबिलिटी सिचुएशन होता है। तो व्हाई डज वोल्टेज इंस्टेबिलिटी अकर इन मैच्योर पावर सिस्टम? तो मैच्योर पावर सिस्टम में इस तरीके की वोल्टेज इंस्टेबिलिटी क्यों आती है? ओके, तो ये आती है क्योंकि इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, जो प्रेजेंटली हमारे पास जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, अगर आप उसका इंटेंसिव या कम यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। या बहुत सारा आपने शंट कैपेसिटर बैंक्स यूज़ किया है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और इन सब के वजह से आपका वोल्टेज कोलैप्स हो जाता है और आपका नेटवर्क भी वीक हो जाता है। सेकेंड है सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन। तो जो रिएक्टिव पावर जनरेशन होता है सीरीज कैपेसिटेंस कंपनसेशन के लिए, इसमें हमें पता है कि रिएक्टिव पावर कंजम्पशन होता है क्यों? बिकॉज ऑफ सीरीज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। तो ये जो सीरीज कैपेसिटर या रिएक्टिव पावर जनरेशन है ये इंक्रीज होता रहता है हाउ मेनी टाइम्स? स्क्वायर ऑफ द करंट टाइम्स, ओके। इसीलिए हमें जनरेटिंग रिएक्टिव पावर सिस्टम में चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है वोल्टेज स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल टू बस सिस्टम जिसमें एक जनरेटर है, एंड देन यू हैव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट द source side and one as the load side. So at source side it is E angle delta, and at load side it is V angle 0. Now what will happen is if you solve this equation, आपका real power transfer जो हो रहा है बस 1 से बस 2 तक, वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? P is equal to E into V into sin delta, and reactive power transfer जो हो रहा है आपका बस 1 से बस 2 तक, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं माइनस वी रेज टू 2 अपॉन एक्स प्लस ई इंटू वी इंटू कॉस डेल्टा अपॉन एक्स। अगर आप इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज करेंगे तो आप इक्वलेट करेंगे, यू विल गेट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन ई। अब कैपिटल V की जगह पे मैं रख सकती हूँ p इंटू एक्स, एंड ई की जगह पे हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको q की वैल्यू मिलेगी q इंटू एक्स अपॉन ई रेज टू 2। सो व्हेन यू गेट दिस इक्वेशन यू विल गेट v रेज टू 4 प्लस v रेज टू 2, 2q minus 1 plus p raised to 2 plus q raised to 2 is equal to 0. Now पॉजिटिव रियल सोल्यूशन अगर आप उस इक्वेशन में से फाइंड करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा v इज इक्वल टू 0.5 माइनस क्यू प्लस एंड माइनस 0.25 माइनस p रेज टू 2 माइनस q रेज टू 0.5, एंड द कंप्लीट इक्वेशन इज रेज टू 0.5। तो इसमें जो इंक्रीज हो रहा है p या q या बियॉन्ड मैक्सिमम पावर पॉइंट, तो उसके वजह से आपका वोल्टेज जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। नाउ टूल्स फॉर वोल्टेज स्टेबिलिटी एनालिसिस। वोल्टेज स्टेबिलिटी एनालिसिस के टूल्स क्या हैं? इसमें दो मेथड्स है, एक है पीवी कर्व मेथड एंड द सेकंड वन इज वीक्यू कर्व मेथड, या रिएक्टिव पावर रिजर्व भी हम इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज पीवी कर्व मेथड?
ये मेथड हम यूज़ करते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, जिसमें ये हमको अवेलेबल अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर मार्जिन के बारे में बताता है जब वोल्टेज इंस्टेबिलिटी पॉइंट आए उससे पहले। और एक सिंपल टू बस सिस्टम है एज शोन इन प्रीवियस इक्वेशन जो मैंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इक्वेशन है इट इज़ कमिंग एज P लेस देन और इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट 1 प्लस k रेज टू 2 रेज टू 0.5 माइनस k। ओके, नाउ इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ P। ये जो P है ये आपकी वैल्यू है कांस्टेंट पावर फैक्टर की। ये हम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं, ताकि हम इसमें एक्टिव पावर मार्जिन को फाइंड कर सकें। ओके, अब ये जो VQ मेथड है या रिएक्टिव पावर रिजर्व है, इसमें जो आपकी वोल्टेज सिक्योरिटी है किसी भी बस की, वो किससे रिलेट करती है, रिएक्टिव पावर रिजर्व से, जिसको आप इजीली VQ कर्व में से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्टिव पावर मार्जिन है वो क्या है, MVR डिस्टेंस है किसके बीच में, ऑपरेटिंग पॉइंट एंड नोज पॉइंट ऑफ VQ कर्व के बीच में। बस की स्टिफनेस कैसी है वो भी आप इसमें से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्लोप बनता है दैट स्लोप is made in the right position or right portion of the VQ curve. Okay, and the greater the slope less stiff is the bus. जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना कम वो बस स्टिफ होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो मेथड्स हैं ये वोल्टेज इंस्टेबिलिटी को या वोल्टेज स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें पहला आता है प्लानिंग ऑफ जनरेशन सिस्टम। आप उसका कैसे प्लानिंग करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ जनरेशन सिस्टम, reactive power compensation, capacitor bank and tap changing. So सबसे पहले है प्लानिंग ऑफ जनरेशन सिस्टम। तो जो रिलायबिलिटी एस्पेक्ट है सप्लाई की, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सेटिंग जनरेशन प्लांट इन लोड एरियाज। लोड एरियाज के नज़दीक में अगर आप जनरेशन सिस्टम को लगाएं तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। मेंटेनेंस ऑफ द जनरेशन सिस्टम, ओवर एक्साइटेशन है, अंडर एक्साइटेशन लिमिटर्स अगर आप रख दें, अलार्म सेटिंग्स रखें, टैप चेंजर सेटिंग्स रखें, इन सबको अगर हम टाइम से टाइम वेरीफाई करें और मेंटेन करें तब भी ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ जनरेशन सिस्टम। जब हमारे पास पीक लोड पीरियड होता है तब हम पावर को इंपोर्ट करते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क से, उसको अगर हम कम कर दें, ओके, सो देन ऑल्सो वोल्टेज स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड। देन इज रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हमें चाहिए, ओके, तो उन्हें क्या चाहिए होगा, शंट रिएक्टर्स चाहिए होगा ताकि उसमें एनर्जाइजेशन हो सके। और जब लाइट लोड कंडीशन है तब की बात अलग है, बट व्हेन शंट रिएक्टर्स को आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है एट व्हाट कंडीशन, ड्यूरिंग वोल्टेज इमरजेंसीज। तो ये जो बैलेंस है ऑफ रिएक्टिव पावर दैट ऑल्सो हैज़ टू बी मेंटेन्ड। देन इज कैपेसिटर बैंक। सो कैपेसिटर बैंक में जो शंट कैपेसिटर बैंक है वो एक कांस्टेंट रिएक्टिव पावर सोर्स की तरह एक्ट करता है। एंड टैप चेंजिंग है, दैट टैप चेंजिंग ट्रांसफर, इट चेंजेस द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड दस द वोल्टेज इन द सेकेंडरी सर्किट इज वेरीड। और इसके वजह से हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है उसका वोल्टेज भी चेंज होता रहता है और इस तरीके से आपको कंट्रोल्ड वोल्टेज इसमें मिलता है। सो इन टूडेज लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड, ओके, उसका कंक्लूजन ये है कि वोल्टेज स्टेबिलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस एसोसिएटेड हैं उसके साथ, जिसमें आप जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को कंसिडर करते हैं। पावर सिस्टम इंजीनियर का जॉब ये है कि हमें लो कॉस्ट सोल्यूशन फाइंड करना होता है जहाँ भी पॉसिबल हो, जिसमें स्पेशल कंट्रोल भी कवर हो जाए और स्पेशल पावर सिस्टम ऑपरेशन भी कंट्रोल हो जाए। ओके, so with this our today's lecture on voltage collapse in power system ends here. With this I request you all to kindly give your answers on Google Classroom and we will meet in the next lecture. Thank you everyone.